हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिलेक्शन वर्ड। आई होप आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। ईपीएफओ, ईओ एंड एओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जैसा कि मैं आपसे लास्ट डिस्कस कर चुकी हूँ जून मंथ के करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन को एंड गवर्नमेंट स्कीम सेक्शन को। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी इकोनॉमी सेक्शन को। इकोनॉमी सेक्शन में क्या न्यूज़ में रहा है, क्या करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट होता क्या, बेसिकली घाटे का मौद्रीकरण। मतलब क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ है, लोगों की जॉब गई है या तो सैलरी हाफ हो गई है या फिर बिज़नेस लो हो गया है, इनकम कम हो गई, तो उस वजह से लोगों का क्या हुआ है, कंजम्पशन डाउन हो गया, गुड एंड सर्विस की डिमांड डाउन हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है, जीडीपी लो होने की वजह से गवर्नमेंट रिवेन्यू भी लो हो रहा है। अब जब गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी, लोन नहीं, टैक्सेस नहीं होंगे, तो घाटा तो हो गई गवर्नमेंट को। तो इस डेफिसिट को रिकवर करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, जिससे में से एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई से डायरेक्ट उधार ले लेती है। नॉर्मल टाइम जब चल रहा था, अभी जब कोरोना लॉकडाउन ऐसे कुछ भी नहीं था, तब भी गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेती है, लेकिन तब वो आरबीआई को एजेंट बना कर काम करती है, मार्केट से पैसा उधार लेती है। होता क्या है, एजेंट बनाकर काम करती है, मतलब कि गवर्नमेंट अपने बॉन्ड सेल करती है मार्केट में। अब जब डेफिसिट का टाइम है तो क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और इनकम कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट की कंडीशन आती है, तो इसको फाइनेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट आरबीआई और मार्केट से, या फिर मार्केट से उधार लेकर। ठीक है, ये टू टाइप से हो सकता है, ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होगा, गवर्नमेंट मनी प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद में इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या रहता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में वही मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट आरबीआई को एजेंट बनाकर अपने बॉन्ड मार्केट में सेल करती है। ठीक है, तो ये था मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दैट इज़ आईबीसी। ठीक है, आईबीसी क्या होता है, आईबीसी इसके डिस्कस करने से पहले ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी इकनॉमी को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि लोगों ने अपने बिज़नेस के लिए लोन लिया था या फिर किसी भी तरीके से लोन लिया था बैंक से, तो वो अब जब उनका बिज़नेस नहीं चल रहा है, उनका जॉब प्रॉपर नहीं चल रही है, सैलरी नहीं मिल रही, तो उस बैंक से लोन को वो पे करने में अनेबल हो रहे हैं। ठीक है, अनेबल होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो सरकार ने इस चीज़ को समझा। इसको समझने के बाद में क्या किया सरकार ने इसको आईबीसी को 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया, 6 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया है, और ये 1 साल के लिए भी एक्सटेंड हो सकती है। अब आईबीसी है क्या, आखिर ये बात दिमाग में आ रही होगी। तो आईबीसी मैं बताऊं आपको, है लोन रिकवरी करने का एक प्रोसेस है। जब कभी भी क्या होता है, जब कोई पर्सन अगर लोन लेता है बैंक से और वो अनेबल होता है पे करने में, बैंक भी उनसे नहीं ले पाते हैं अपने लोन का अमाउंट, तो क्या करते हैं, बैंक जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एजेंसी के पास, जो कि एक प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, इनको लाइसेंस मिलता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो बैंक जाती है एजेंसी के पास और एजेंसी से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोफेशनल एक अपने लिए लेती है, जिससे वो पर्सन जो प्रोफेशनल होते हैं उनको बैंक के बिहाफ में लोन टेकर के पास जाना होता है। वो उनकी सारी लायबिलिटीज़ चेक करते हैं और जो भी फर्दर प्रोसेस होता है लोन को रिकवर करने के लिए, वो रिकवर करते हैं। ठीक है, ये आईबीसी एक्ट 2016 में लॉन्च किया गया था।
तो कोविड-19 की वजह से इसको सस्पेंड करना पड़ा है 6 मंथ के लिए, ठीक है, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है 1 ईयर तक। अब इसके कंसर्न क्या है रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ आईबीसी, ballooning of liabilities without resolution, use of alternative debt resolution mechanisms, mounting NPAs के बाद में है higher provisioning norms for banks, potential of misuse, no suspension against personal guarantors of a company। नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी तक जो भी कोऑपरेटिव बैंक थी आरबीआई के अंडर में नहीं आती थी, ठीक है, तो अब आरबीआई उसे रेगुलेट भी नहीं करती थी, लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के द्वारा ये सब ख़त्म हो जाएगा। मीन्स कि अब आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करेगी, ठीक है। ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दोनों में ही ये लागू होगा। इसका मेन मोटिव क्या रहेगा इस ऑर्डिनेंस का? कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिटर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो भी डिपॉजिटर होंगे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और कोऑपरेटिव बैंक को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ में ही कोऑपरेटिव बैंक के गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप किया जाएगा, ठीक है। चेंज क्या होंगे इस ऑर्डिनेंस के बाद? इस ऑर्डिनेंस के बाद चेंज ये होंगे कि जो मैनेजमेंट लेवल की रिक्रूटमेंट होती थी वो अब एक सर्टेन क्वालिफ़िकेशन पर ही होगी। मतलब जो भी क्राइटेरिया बनेगा अगर आप उसको क्लियर करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्लियर करती है, देन ही आपका रिक्रूटमेंट होगा मैनेजमेंट लेवल पे, ठीक है। अब सीईओ का अपॉइंट, जो भी सीईओ होंगे कोऑपरेटिव बैंक के, वो ऐसे ही अपॉइंट नहीं होंगे जब तक आरबीआई की उनको परमिशन नहीं ग्रांट होगी, तब तक वो अपॉइंट नहीं हो सकेंगे। ऑडिट भी जो भी होगा वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस पर ही होगा। बैंक्स को बेनिफिट क्या होगा? अब अगर सेंट्रल बैंक की परमिशन देगी तो कोऑपरेटिव बैंक अपनी मनी पब्लिक के थ्रू राइज कर सकती है। कभी कभी होता है बैंक को लॉस होने लगता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास ये राइट नहीं थे कि वो किसी भी बॉन्ड या इक्विटी के थ्रू पब्लिक के द्वारा अपनी मनी को राइज कर सके। लेकिन अब अगर सेंट्रल बैंक परमिशन देती है तो कोऑपरेटिव बैंक अपनी मनी पब्लिक के थ्रू राइज के बाद में कोऑपरेटिव बैंक को अब CRR और SLR दोनों मेंटेन करना होगा। अब इसे मेंटेन करने पर कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर जो डिपॉजिटर हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? बैंक के उनको ये फ़ायदा होगा कि जो वो कोई भी मनी जैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक डिपॉजिट को क्या करता है, कहीं ना कहीं यूज़ करता है। तो कभी कभी होती ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कस्टमर जाता है बैंक के पास मनी लेने कभी भी, लेकिन वो मनी यूज़ नहीं हो पाती है। मतलब यूज़ एज अ सेंस कि वो मनी उसके यूज़ नहीं कर पाता है वो, क्योंकि बैंक के पास सफिशेंट अमाउंट नहीं होता है। लेकिन CRR और SLR मेंटेन करने पर अब कस्टमर्स को, डिपॉजिटर को ये ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्रीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने एग्रीडेक्स नामक इंडिया के पहले एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स को सूचकांक में ट्रेडिंग प्रारंभ करने की घोषणा की है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें NCDEX एग्रीडेक्स ये क्या होगा? ये भारत का पहला रिटर्न आधारित कृषि वायदा सूचकांक है जो NCDEX प्लेटफॉर्म पर कारोबार की जाने वाली 10 लिक्विड कमोडिटीज़ जो कि खरीफ और रबी की फसलों होंगी उसमें इंक्लूड के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, ठीक है। ये इन 10 लिक्विडिटी कमोडिटीज़ के अंतर्गत अरंडी का बीज, चना, धनिया, कॉटन सीड, ऑयल केक, ग्वार गम, ग्वार सीड, जीरा, सरसों का बीज, रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन्स इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका it will facilitate the participants in hedging their commodity
रिस्क बेस्ड ऑन प्राइस एंटिसिपेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फिर इसका फ्यूचर्स में देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें फ्यूचर्स इसमें देयर आर अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अ डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT। By news, as India attempts to attract investments, there have been calls to review India's model bilateral investment treaty 2016, right? तो बेसिकली BIT है क्या, दैट इज़ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये 2 कंट्रीज़ के बीच एक ट्रीटी है जिसका बेसिकली एम होता है दोनों कंट्री के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इस इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब जो न्यू मॉडल आया है BIT का, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, मूव हो जाएगी, बोर्ड एसेट बेस्ड ना होकर एंड इंटरप्राइज बेस्ड होगी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको PIDF बोलेंगे, PIDF। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जून में RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है, दैट इज़ PIDF। तो इसका मेन मोटिव क्या रहेगा, इसका मेन मोटिव रहेगा पॉइंट ऑफ सेल्स दैट इज POS से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों ही तरीक़ों फिज़िकल और डिजिटल के लिए वित्तीय कंपनियों को इनकरेज करना, इसका मेन मोटिव रहेगा। इसका ये 500 करोड़ का फंड है इसका सर्कुलर का, जिसमें इनिशियल 250 करोड़ कंट्रीब्यूट करेंगे RBI, 250 करोड़ RBI कंट्रीब्यूट करेगा एंड रेस्ट 250 करोड़ कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट होगा कार्ड इशूइंग बैंक्स और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग, जो भी हैं कार्ड नेटवर्क जो ऑपरेट कर रहे हैं कंट्री में उनके द्वारा। ठीक है, और ये हेल्प करेगा शिफ्ट करने में POS टर्मिनल कॉन्सेंट्रेशंस को Tier 1 Tier 2 सिटीज़ से Tier 3 to Tier 6 सिटीज़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। जो हाई कॉस्ट की वजह से ये जो स्टेट Tier 3 to Tier 6 सिटीज़ एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट क्या हो रहा था, POS की जो भी सर्विसेज थी जो भी है वो नहीं उसका बेनिफिट ले पा रहे थे हाई कॉस्ट की वजह से। तो अब इसका ये बेनिफिट ले पाएंगे PIDF से। ठीक है, PIDF की वजह से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले बिजनेसमैन बढ़ेंगे या फिर मर्चेंट बेस इंक्रीज़ होगा, ये भी कह सकते हैं कि मर्चेंट बेस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी ने एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया है, सेबी के द्वारा एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया गया है जो कि प्रिपेयर कर चुका है ड्राफ्ट नॉर्म्स को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे में मनी को कलेक्ट करने का। ठीक है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा टू अचीव अ सोशल ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर और क्लीन एनर्जी, दिस वन। ठीक है, इसके बाद में बेनिफिट क्या होंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के, ये क्या होगा, दिस विल अनलॉक फंड्स फ्रॉम डोनर्स, philanthropic foundations, corporate social responsibility CSR spenders and impact investors for social development. As per Brookings India, currently only 57% of the social enterprises have access to debt and equity, which is barrier to growth and sustainability. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 वाई न्यूज़ UNCTAD ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें
2019 के FDI के ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। FDI के ज़रिए इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाले टॉप 10 देशों की सूची में भारत भी है। तो मेन पॉइंट क्या है इस रिपोर्ट के, इसका ये 30th एडिशन है, ठीक है। इसमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में सबसे ज़्यादा FDI इनफ्लो वाली कंट्री अमेरिका रही है, राइट। इसमें 2020 में ग्लोबल FDI इनफ्लो में 40% के डिक्रीमेंट का चांसेस लगा है, ठीक है। 2021 में ग्लोबल FDI में 5 से 10% की कमी आने के भी चांसेस हैं इसमें, और इसके साथ ही 2020 में रिकवरी होने के भी चांसेस हैं। डेवलपिंग एशिया रीजन में इंडिया सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाले टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल रही है, ठीक है। इंडिया 2019 में FDI प्राप्त करने वाली 9th पोजीशन पर थी, ठीक है। इंडियन गैस एक्सचेंज IGX, ये क्या है, ये इंडिया का फर्स्ट गैस एक्सचेंज है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। IGX क्या है, ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करेगा बायर एंड सेलर को नेचुरल गैस को ट्रेड करने के लिए स्पॉट मार्केट एंड ऑल्सो इन फॉरवर्ड मार्केट ठीक है, फॉर इम्पोर्ट नेचुरल गैस अक्रॉस 3 हब्स, दहेज एंड हजीरा इन गुजरात एंड काकीनंदा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स, वाई इन न्यूज़, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है सेटिंग अप इसको करने के लिए कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स को इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अब एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ में क्या होगा, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरपर्सन होंगे एंड नीति आयोग के जो CEO होंगे वो इसके मेंबर होंगे। अदर मेंबर्स भी होंगे सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रेवेन्यू, इकोनॉमी अफेयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब इसके अदर मेंबर्स भी इसमें से आएंगे। अब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़ का, ऑब्जेक्टिव इसका ये रहेगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसी हैं उसके लिए मिनिस्ट्रीज़ एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टेबल करना होगा, ठीक है, इस्टेब्लिश करना होगा कोऑर्डिनेशन को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलेशन को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्ट करना होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट और फैसिलेशन के लिए अट्रैक्ट करना होगा थ्रू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस, ठीक है। फैसिलेट इन्वेस्टमेंट इन टारगेटेड मैनर एंड मेंटेन पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, it is the first and largest energy exchange in India, providing a nationwide automated trading platform for physical delivery of electricity, renewable energy certificates and energy saving certificates. ये रेगुलेट होगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC के द्वारा, ठीक है। IEX क्या है, इज़ वन ऑफ द 2 पावर एक्सचेंज इन इंडिया, ये ठीक है। जो अदर है एक्सचेंज इसके अलावा IEX के अलावा वो है पावर एक्सचेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वाई इन न्यूज़, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
के इस्टेब्लिशमेंट को विद द वर्थ ऑफ 15,000 करोड़। ठीक है, अब ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक डेयरी मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्रों तथा पशुधन से संबंधित उद्यमों, ठीक है, में अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त ये एक निजी क्षेत्र में मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचे एवं पशु चारा संयंत्रों की स्थापना में निवेश की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, एलिजिबल बेनिफिशरीज़ कौन होंगे इसमें? एलिजिबल बेनिफिशरीज़ होंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, MSMEs, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, फंडिंग का क्या इसमें है? फंडिंग का इसमें मिनिमम 10% मार्जिन मनी कंट्रीब्यूट की जाएगी बेनिफिशरी के द्वारा। द बैलेंस जो 90% बचेगा वुड बी लोन कंपोनेंट टू बी मेड अवेलेबल बाय शेड्यूल्ड बैंक। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। ठीक है, इसमें क्या होगा? 2 ईयर्स का मोराटोरियम पीरियड होगा फॉर प्रिंसिपल लोन अमाउंट एंड 6 ईयर रीपेमेंट पीरियड उसके बाद होगा। ठीक है, इसमें क्रेडिट गारंटी फंड में क्या रहेगा? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड आल्सो सेट अप क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ ₹750 करोड़ टू बी मैनेज्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, इसमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या रहेंगे? इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट का क्या रहेगा? इसमें इन्वेस्टमेंट का रहेगा कि जो AHIDF है उसके कारण जो भी निजी निवेश में 7% की जो इंक्रीमेंट होने की इसमें चांसेस हैं। ठीक है, ये जो इनिशियल इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी मनी होगी उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए ओवरऑल रिटर्न्स और पे बैक में वृद्धि करेगा। ठीक है, रोजगार सृजन में इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या रहेगा? इसमें AHIDF से 35 लाख पीपल के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाइवलीहुड के हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो फिनिश करती हूँ मैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि इसका आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इसी वीडियो के में। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूं कि मेरा एक चैनल है एनीथिंग विद दीक्षा गुप्ता, उसको भी इतना ही सपोर्ट कीजिए जितना आपने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया है।